तो ठीक है, फिर अब हम कंटिन्यू करने वाले चैप्टर 6 साइंस का, जिसका नाम क्या था हमारा, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। पहले तो दो टाइप के हमारे वो होती है फिजिक्स के अंदर मोशंस, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम विदाउट कॉज सब कुछ स्टडी करते हैं, मतलब कि एक्सलरेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वेलोसिटी हो रही है, हमको सिर्फ उससे मतलब है कैसे हो रही है, कौन करा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगला आता है डायनामिक्स, कि कौन सी फोर्स है या कौन सी चीज है जो मोशन करा रही है, वो हमने उसका देखा था। फिर हमने फोर्स के टाइप्स देखे थे, अलग अलग फोर्स के टाइप्स होते हैं और फिर उनको मेजर कैसे करते हैं। फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है और इनको हम निकालते कैसे है, ये हम नेट कैसे निकालते हैं फोर्सेस का। फिर हमने फ्रिक्शन फोर्स देखा था। फ्रिक्शन फोर्स में हमने देखा था तीन टाइप की फ्रिक्शन फोर्सेस होती है। एक हमारी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनेमिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा था एक ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने क्या करा था, रबर बैंड एक रबर बैंड लिया था और उसको क्या था, एक कॉइन से मतलब स्ट्राइक कराया था। तो क्या हुआ था, सबसे नीचे वाला कॉइन है वो तो शूट आउट हो गया था या उड़ के बाहर चला गया था। पर जो बाकी के ऊपर के कॉइन्स थे वो ऐसे गए स्टैक्ड रहे और सिर्फ नीचे की तरफ गिर गए, तो वैसे उड़ के कहीं दूर नहीं गए। फिर हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, इसमें हमने क्या करा था, स्प्रिंग बैलेंस बांध दिया था किसी बड़े ब्लॉक या ऑब्जेक्ट्स के साथ। और फिर क्या करा था, चेक करा था कि वो जो सरफेस है ब्लॉक के, उस पे जो नीचे सरफेस है वो कितनी फ्रिक्शन लगा रही है, उतना ही जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस होएगा वो आगे की तरफ क्या होएगा, स्ट्रेच होएगा, और उसमें मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी टोटल कितनी फ्रिक्शन फोर्स है जो मेरी सरफेस दे सकता है। तो हमने फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट से वो देखा था। फिर हमने लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, इसका दूसरा नाम हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी देते हैं। ये हमको बेसिकली क्या बताता है, कोई चीज अगर चल रही है तो चलती रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। अगर क्या हो, कोई उस पर नेट फोर्स ना लग रही हो, कोई नेट फोर्स ना लग रही हो उसे क्या मतलब है, या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो उसे क्या मतलब है, कि भारी फोर्स अगर मान लो लग रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, बट उसको बैलेंस करने के लिए एक और एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो मेरी नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जब भी मेरी नेट फोर्स जीरो वाला केस आता है ना, या मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, वो वाला केस आता है, तभी मैं बोलता हूँ कि मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। बट हम ऐसे तो है नहीं कि हर बार न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे और हमेशा नेट फोर्स जीरो ही लगाएंगे। तो जब हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो मेरा कहता है कि कोई भी चीज अगर मेरी मूव कर रही होती है या एक्सलरेट कर रही होती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, उसके पास क्या होती है, हमेशा कोई ना कोई फोर्स होती है जो उसको एक्सलरेट करवा रही होती है। और फिर हमने उसका फॉर्मूला देखा था, जो मैंने तुमको कहा था सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हर चैप्टर में तुम्हारे काम आएगा, आगे के चैप्टर हो या फिर अब तुम आगे जाके कितना भी कुछ पढ़ने वाले हो। वो फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, एफ इजिकल्स टू एम ए। एफ इजिकल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला तुम्हारा को क्या बताता है कि जो मेरी फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, मास मल्टीप्लाइड बाय जो उसका एक्सलरेशन होता है उसके। और फिर मैंने एक और चीज बोली थी कि जो हमारी अर्थ होती है वो क्या करती है, वो भी एक एक्सलरेशन से क्या करती है, सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो उसको हम बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कई बार जब तुमको क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम के अंदर कि क्या है, तुम्हारी कोई बॉल है, वो उड़ के क्या है, पहले ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई, तो इसके अंदर मेरी सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो मेरी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर मुझसे मेरे को पूछता है वो कि ये बता कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, ये कितनी देर में मेरी जो बॉल है वो नीचे आएगी, या कितना डिस्प्लेसमेंट करा मेरी बॉल ने। वो मेरे से ऐसे सब क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर। तब अगर मुझे जी की वैल्यू नहीं पता होगी या मुझे फोर्स नहीं पता होगा क्या होता है, तो फिर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा वर्ड ठीक से। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर अब आए कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने बोला था कि अब हम इस वाले इसमें क्या देखेंगे, ये वाला पहले तो ग्राफ स्टडी करेंगे, ये वाला ग्राफ कहना क्या चाहता है। अ स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 kg is moving towards east and its velocity time graph is shown. Calculate the force acting on the body. इसका मतलब क्या है कि एक मेरे को जो कार है वो कितने मास की है, 1500 kg की है, 1500 किलो की है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और मुझे से क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, मतलब ये क्या है, ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। ठीक है, ये ग्राफ मेरा क्या है जा रहा है, ये ग्राफ क्या है, पहला तो मेरा इंक्रीजिंग है, उसके बाद क्या है कांस्टेंट हो गया, फिर मेरा डिक्रीज हो गया। तो जब भी मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब मेरी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जब मेरी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, इसका मतलब क्या है, मेरी एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कर देता हूँ उसको बस पॉजिटिव। ठीक है, और जब मेरे कोई ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, अपनी स्पीड कम कर रहा होता है, तब मैं बोलता हूँ वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, डी एक्सलरेट कर रहा है। तो डी एक्सलरेट का मतलब क्या होता है, मेरी जो एक्सलरेशन है वो कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई।
तो ये वाला ग्राफ देख के मुझे तीन चीजें पता लगी कि जो ये वाला पार्ट है, ये 10 के आगे कुछ वैल्यू है, 10 से लेके क्या है 15 तक का कैसा है मेरा, ये मेरा डी एक्सलरेशन है। और जो मेरा क्या है 0 से लेके 5 तक वो क्या है मेरा एक्सलरेशन। और 5 से लेके 10 तक मेरा क्या है, उसमें मेरा क्या है 0 एक्सलरेशन है, मतलब क्या है उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही है मेरी। तो इसमें तो क्या है 5 से 10 तक मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरी जो फोर्स है वो क्या है 0 है। ठीक है, मुझे अब इसमें और इसमें वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों में वैल्यू क्या होगी। तो इसमें चेक करते हैं 0 to 5 वाले में। 0 to 5 में मुझे क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी, इनिशियल वेलोसिटी है मेरी 0, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हुआ है ग्राफ में ना 0 से। और कहाँ तक गई है फाइनली मेरी वेलोसिटी कितनी होगी 10 हो गई। तो मेरी फाइनली कितनी होगी 10, और कितना टाइम लगा इसको टाइम लगा है इतना 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो हमने क्या करा, वही जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगा दी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इससे मेरी एक्सेलरेशन कितनी निकल के आई 2। अब बाई चांस तुम मान लो कि यहाँ पे कोई सी वैल्यू गड़बड़ कर देते, मान लो तुम v या u उल्टा ले लेते, या तुम t की वैल्यू कुछ अजीब से ले लेते, और तुम्हारा बाई चांस ये जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव आ जाता, तब तुम्हें पता लग जाता कि ग्राफ से तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला था कि मेरा एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पर मेरा आ क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो फिर मैं बोलता कि कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन एरर करा है। तो ये तरीके होते हैं कि कभी कभी तुम पता लगा सकते हो कि कैसे तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। फिर बस हमने सेकंड लॉ लगाया क्या, एफ इज इक्वल्स टू एम में। एफ इजिकल्स टू एम में क्या कहता है मेरा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मास है 1500, एक्सेलरेशन कितना है 2। तो मतलब मेरा जो भारी ऑब्जेक्ट है, जो मेरा कोई मतलब बाहर की कोई वो होगी सिस्टम जो क्या कर रहा होगा फोर्स लगा रहा होगा, वो इस 1500 किलो के ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स दे रहा होगा, 3000 न्यूटन दे रहा होगा। तभी ये 0 से 10 मीटर पर सेकंड पे आगे 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या लिखा है 5 to 10 वाले में, जो मेरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसे स्ट्रेट लाइन है, मतलब मेरी वेलोसिटी कितनी है 0 है। अगर मेरी वेलोसिटी 0 होती है तो मैं क्या बोलता हूँ फोर्स भी क्या है मेरी 0 है, सॉरी वेलोसिटी 0 नहीं है, मेरी एक्सेलरेशन 0 है। और अगर मेरी एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या है कि मेरी फोर्स भी क्या है 0 है। ठीक है, फिर लास्ट के देखते हैं 10 से 15 वाला। इसमें जो मेरा u है वो कितना है 10 है, मतलब इनिशियली मैं कितने में है 10 पे, ग्राफ से भी देख रहे थे शुरुआत में मैं कितने पे था 10 पे था, फाइनली मैं कितने पे आ गया 0 पे आ गया। 10 से चालू करा 0 पे आ गया कितनी देर में, 5 सेकेंड में। तो मेरी एक्सीलरेशन कितनी है -2 आई। और मैंने जो ऊपर कंक्लूजन निकाला था उसमें भी ये निकाला था मैंने कि एक्सीलरेशन मेरी कैसी आनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आनी चाहिए। तो मतलब अभी तक मेरी कैलकुलेशन ठीक है। फिर बस इसमें क्या करते हैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फोर्स कितनी है, वो मास कितना है मेरा 1500, और एक्सीलरेशन कितनी है -2, तो मेरी फोर्स कितनी आ गई -3000 न्यूटन। मतलब क्या है, अब जो मेरी फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट को चला नहीं रही है, वो क्या कर रही है ऑब्जेक्ट को रोक रही है। जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ वो मेरे ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइनली हमारे लास्ट इसके ऊपर लॉ के ऊपर, वो क्या है मेरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरा क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन मेरा कहता है एज वी हैव डिस्कस्ड द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, बट डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। मतलब क्या है, हमने इन सब में क्या देखा, अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी चल रही थी, कितनी भी एक्सीलरेशन चल रही हो मुझे मतलब नहीं है, तो मैं क्या बोलता था कोई ना कोई जो चीज है वो उसे फोर्स लगा रही होगी, तभी जो मेरी गाड़ी है चल रही होगी। बट अभी तक मैंने उस चीज का जिक्र नहीं करा कि वो जो चीज है वो क्या है असलियत में जो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को हमेशा फोर्स लगाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक चीज तो क्या है जो मेरी फोर्स लगा रही है, और दूसरी चीज क्या है जिसपे मेरा फोर्स लग रहा है, तभी मेरा एक सिस्टम पूरा होता है। तो थर्ड लॉ मेरा उन्हीं चीज के बारे में बात करता है। वेन यू पुश अ बॉल विद योर फुट, मतलब क्या है जब तुम एक बॉल मारते हो अपने पैर से, यू फील अ फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन योर फुट। तो तुम्हें क्या फील होता है, तुमको ये तो पता लगता है कि तुमने अपने पैर से बॉल मारी है तो तुमने अपने पैर से फोर्स दिया है बॉल को, पर तुम्हें ये भी फील होता है उसके साथ कि तुम्हारे पैर पे भी कुछ फोर्स लगी है। और वो फोर्स किस चीज की है, उस बॉल की फोर्स है वो, जो क्या चाहती है कि इस पैर को मैं रोक दूं और अपनी स्टेट चेंज ना होने दूं। ठीक है, तो अब इसमें चेक करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ उसमें ना क्या कहता है
कि अगर मैं कोई भी एक्शन करूंगा, मतलब कि अगर मैं कोई भी मूवमेंट करूंगा, किसी भी चीज पे फोर्स लगाऊंगा, तो उसका क्या आएगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मेरी थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या, अगर मैंने बॉल पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो बॉल ने भी क्या करा, मेरे पैर के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, जिससे क्या हुआ, मेरे पैर पे पता लगा कि हाँ कुछ फोर्स लगी है, एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये कहता है मेरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए ना बस एक्सपेरिमेंट क्या करा है, तुम क्या करो, एक चेयर लो, ठीक है, और उसके कौन सी वाली चेयर लेनी, तो जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है, और फिर तुम अपने हाथों से क्या कोशिश करो, तुम अपने हाथों से क्या कोशिश करो, एक टेबल पे फोर्स लगाओ, कि जो ये टेबल है क्या है, मेरी सड़क के पीछे चली जाए। तुम इस टेबल पे ऐसे करके फोर्स लगाओ, तो तुम नोटिस करोगे कि टेबल भले ही पीछे ना जाए, या मान लो तुमने इतनी फोर्स लगाई टेबल पीछे चली गई, वो तो हुआ ही, पर एक और काम हुआ उसके साथ, कि तुम्हारी जो चेयर है ना, वो भी पीछे चली गई। मतलब क्या, तुम्हारी चेयर पे भी किसी ने फोर्स लगाया, और फोर्स में किसने लगाया, क्योंकि तुम टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, ठीक है, तो टेबल क्या कर रहा है, तुम्हारे हाथ के ऊपर एक वापस फोर्स लगा दे रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ रिएक्शन फोर्स। तुमने एक्शन क्या करा, टेबल को धक्का मारना, और उसका रिएक्शन में क्या आया कि टेबल ने तुम्हारे को धक्का मारा और तुम्हारी जो चेयर है उसको पीछे की तरफ कर दिया। इसका उल्टा भी सही है, कि तुमने क्या कोशिश करी कि किसी तरह मैं क्या करूँ, चेयर को अपनी तरफ खींच लूँ, या जो टेबल है उसको अपनी तरफ खींच लूँ, तो जो ये टेबल है उसने भी क्या करा, सेम फोर्स लगाई तुम्हारे ऊपर, और वो कैसी फोर्स थी, खींचने वाली, अट्रैक्टिंग वाली, जिससे क्या हुआ, तुम्हारी जो कुर्सी है वो क्या हुआ, खींच के आगे चली गई, जबकि तुमने फोर्स तो टेबल के ऊपर लगाई थी, पर मूव क्या हुआ, तुम्हारी चेयर मूव हुई। तो ये चीज दिखाती है मेरी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब एक और चीज क्या कह सकते हैं, मान लो जब तुम साइकिल चला रहे हो, और तुमने क्या करा, बिना पैडल के तुमको साइकिल आगे लेके जानी है, तो तुम एक काम करते हो, तुम क्या करते हो, अपने पैर से ऊपर बना के दिखा देता हूँ, तुम अपने पैर से, मान लो अगर तुम पैडल नहीं करते हो, तो तुम अपने पैर से क्या करते हो, जो जमीन है उसको क्या करते हो, पीछे की तरफ धक्का मारते हो हल्का सा। तो जब तुम अपने पैर से पीछे की तरफ जोर लगाते हो, तो क्या करता है, जमीन जमीन भी तुम्हारे पैर को क्या करता है, एक आगे की तरफ पुश दे देता है। इससे क्या होता है, जब तुमने पीछे की तरफ जमीन को सरकाने की कोशिश करी, तो जमीन ने क्या करा, तुम्हें आगे की तरफ भेज दिया थोड़ा सा, तो तुम्हारी साइकिल क्या हुई, मूव होनी चालू हो गई। तो बिना पैडल मारे तुमने क्या करा, अपनी साइकिल चलानी चालू कर दी। ठीक है, दिस इज बिकॉज योर फीट अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड अप्लाइज अ फोर्स ऑन योर फीट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या, तुमने अपने पैर से क्या करा, ग्राउंड पे फोर्स लगाई, और ग्राउंड ने वही सेम फोर्स क्या करी, तुम्हारे पैर पे वापस अप्लाई कर दी, जिससे क्या हुआ कि तुम्हारे जो पैर है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, और क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है तुम्हारे पैर से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी भी आगे जाने की कोशिश करी, और इस वजह से क्या हुआ, तुम्हारी साइकिल भी आगे चलने लग गई। इनफैक्ट यही जो तरीका है, ये किस लिए यूज होता है, ये भागने के लिए, चलने के लिए यूज होता है, जिसमें तुम क्या करते हो, चलते समय अपने पैर से जोर डालते हो जमीन के ऊपर, जमीन को दबाने की कोशिश करते हो, और जो जमीन है वो क्या करता है, सेम उतनी फोर्स तुम्हारे पैर पे वापस ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा जो पैर है वो क्या होता है, एक ही जगह पे स्टेबल हो जाता है, और तुम क्या कर सकते हो, दूसरा पैर अपना उठा के आगे रख पाते हो। ठीक है, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, तुम क्या कोशिश करते हो कि जमीन को मैं क्या करूँ, पीछे की तरफ डाल दूं अपने पैरों से। द ग्राउंड अप्लाइज द अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू यू मूव फॉरवर्ड। और क्या करा, ग्राउंड ने सेम फोर्स तुम्हारे ऊपर लगा दी, बस उल्टी डायरेक्शन में लगाई, जिससे क्या हुआ, तुम आगे की तरफ चलने लग गई। द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड इज ऑन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, और किस फॉर्म में लगाई उसने फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स में। दस इन केस ऑफ फ्रिक्शन हेल्प यू मूव रादर देन अपोज यू। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो असली में तुम्हें क्या करता है, हेल्प करता है चलने में, जमीन के ऊपर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब क्या, अगर तुम एक्सपेरिमेंटली सोचो कि मैं दो फोर्सेस ऐसे ही आपस में क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी। मान ली मैंने क्या करा, एक चीज ये ली और एक चीज ये ली, मुझे क्या मेजर करना है, मैं असलियत में इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, बट मुझे मेजर क्या करना है कि क्या ये वाली जो चीज है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी।
मुझे ये चीज चेक करनी है अब। ठीक है, तो इन्होंने बस क्या करा, दो स्प्रिंग बैलेंस लिए जैसे नॉर्मल लेते हैं, और क्या करा इसने, एक ही स्प्रिंग बैलेंस को खींचा, और खींचने किस डायरेक्शन में, इसने मान लो इस डायरेक्शन में खींचा इसने इसको। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है पक्का आगे की तरफ आ गया होगा। सही बात है, बस सही बात है क्या। ठीक है, फिर तुमने क्या करा, इसी को रिपीट करा किसके साथ, इसको तुमने रिपीट करा इस वाले के साथ, कि तुमने क्या करा, इसको पीछे खींचा, और इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ मूवमेंट आई उस वजह से। ठीक है, तब तुमने देखा जो दो स्प्रिंग बैलेंसेस है, तुम देखोगे हर समय क्या है, अगर मान लो मैंने इसको 5 से खींचा था, ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग मान लो अगर 5 दिखा रहा है, ठीक है, तो इस पे भी जो रीडिंग है वो क्या दिखाएगा, 5 दिखाएगा। बट असलियत में क्या मेरी यहाँ कुछ रीडिंग दिखानी चाहिए, क्योंकि मैंने तो क्या करा है, मैंने तो इसको स्टेबल रखा हुआ है, मैं तो इस वाले को स्ट्रेच करा है ना, इस वाले को खींचने की कोशिश करी है मैंने तो इसमें रीडिंग आनी चाहिए, इसमें रीडिंग क्यों आई, तो इसमें रीडिंग इसलिए आई क्योंकि इसने क्या करा, यही जो मेरी ब्राउन वाली फोर्स थी, इसका अपोज करते हुए क्या करा इसने, एक अपनी तरफ से फोर्स दे दी इस डायरेक्शन में, जिससे क्या हुआ, ये वाली जो थी मेरी स्प्रिंग बैलेंस ये खींचने लग गई, और दोनों ने क्या करा, सेम रीडिंग दे दी। तो नॉर्मल लाइफ में तो क्या है, मैं दिमाग में सोच सकता हूँ कि अगर मैंने हाँ एक खींची तो दूसरी भी उतनी खींचनी चाहिए, ये तो मैं सोच सकता हूँ, पर फिजिक्स की भाषा में इसको समझना जरूरी है। फिजिक्स की भाषा में क्या है कि मैंने इसको तो स्टेबल ही रखा था, मैं इसको खींचना चालू करा था ऐसे करके, बट क्या हुआ कि इसके अपोजिट फोर्स की वजह से क्या है, मेरी ये वाली में भी कुछ रीडिंग आने लग गई। तो ये फिजिक्स की भाषा में ऐसा है, साइंस की भाषा में ऐसा है ये। रियल लाइफ में तो मुझे पता ही है कि ये ऐसे ही होएगा कि अगर मैं एक तरफ से खींचूंगा तो दोनों तरफ से रीडिंग आएगी, क्योंकि एक तरफ से खींच रहा है वो, एक तरफ से लूज हो रहा है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल क्या है, कि ये लोग क्या करते हैं, जो पेड़ पे चढ़ने वाले लोग होते हैं, जैसे मान लो साउथ में ज्यादा होता है, इसमें नारियल वाले तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पैर से क्या कोशिश करते हैं, पेड़ पे नीचे की तरफ जोर डालने का। तो इससे क्या होता है, जो पेड़ है वो भी क्या करता है, अपोजिट फोर्स दे देता है इसको, क्या ऊपर की तरफ, जिससे क्या होता है, इसकी पेड़ पे ग्रिप बनी रहती है, और क्या है, ये आराम से पेड़ पे चढ़ पाता है। तो ये भी मेरा किसका एप्लीकेशन हो गया, थर्ड लॉ का। एक एप्लीकेशन ये हो गया, कि क्या करा हमने, अपनी जो ये चप्पू होता है जो उसके अंदर बोट में यूज होता है, इससे हमने क्या करा, पानी के ऊपर फोर्स लाया की डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में, कि पीछे धकेल दो पानी को। तो जो पानी है उसने भी क्या करा, मेरे जो चप्पू है उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो इससे क्या हुआ, मेरी जो बोट है क्या हुई, आगे की तरफ मूव होनी चालू हो गई। तो ये भी मेरा किसका एप्लीकेशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। बताओ यहाँ तक समझ आया, कुछ पूछना हो तो। बताओ यहाँ तक कुछ पूछना हो तो। ठीक है, इससे क्या है, जो लॉन्च ऑफ रॉकेट है, हम इसको भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ से। कैसे, तुम क्या करो, ऐसे करके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो खुद ही, दो पॉइंट से क्या करना, धागा बांधना, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करना, उसके धागा बांधने से पहले क्या करना, उसके अंदर स्ट्रॉ लगा देना है, स्ट्रॉ लगा देना या कोई पाइप सा लगा देना जो खोखला हो अंदर से, ठीक है, और क्या करना, उसके नीचे गुब्बारा बांध देना, फुला के उसको। ठीक है, तुम देखोगे कि जब ये गुब्बारा है, मैंने फुला के इसके नीचे बांधा है इसको, है, और जैसे मैंने गुब्बारा छोड़ा तो क्या है, जैसे पीछे से क्या वो हवा निकलनी चालू हो जाएगी, क्या लगता है, या पीछे से जो एयर इसके अंदर थी वो सारी बाहर निकलनी चालू हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्या होएगा इस वजह से, मेरा जो बलून है उसने एयर को किस डायरेक्शन में फोर्स दी, उल पीछे की डायरेक्शन में। तो फोर्स ने भी क्या करा, जो एयर है उसने भी जो अपनी फोर्स ली और क्या करा, एक अपोजिट फोर्स लगा दी इक्वल, किसके ऊपर, बलून के ऊपर, जिससे क्या मेरा जो बलून है ना, वो शूट करके ऐसे आगे की तरफ चला गया। ठीक है, तुमने देखा भी होगा नॉर्मली पार्टीज वगैरह में, कि जब कोई बलून होता है तुम उसको फुला के ऐसे हवा में छोड़ देते हो, तो बलून क्या होता है, फटफट फटफट करके ऐसे करके हवा में उड़ने लग जाता है पहले तो कुछ देर तक, फिर जैसे उसकी हवा खत्म होती है क्या होता है, वो धम करके नीचे गिर जाता है। तो वो इसी वजह से हो रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। आई क्या बात समझ में। आगे क्या बात समझ में। ठीक है, यही सेम जो मेरा फिनोमिना होता है, किसमें यूज होता है, ये रॉकेट्स में यूज होता है।
रॉकेट में क्या होता है, यहाँ पे जो ये चेम्बर्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूल प्रेजेंट होता है। ये चेम्बर्स होते हैं इनमें फ्यूल प्रेजेंट होता है। तो जब ये फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये अलग अलग गैसेज और स्मोक प्रोड्यूस करता है, मतलब धुआं और वो बाकी गैसेज प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करते हैं, धुएं को नीचे की तरफ फेंकता है, जो ये पीछे के एग्जॉस्ट होते हैं इसके, या मान लो पीछे के जो इंजन प्रपल्शन होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो ये एयर है या मान लो जो ये स्मोक है, इसको तुम नीचे की तरफ फोर्स दे रहे हो, तो ये सारी एयर भी क्या करती है, तुम्हारे को ऊपर की तरफ फोर्स देने लग जाती है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इससे क्या होता है, जो सारी फोर्स है कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर रॉकेट एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके क्या है, हवा में उड़ने लग जाता है। तो रॉकेट भी मेरा इसी प्रिंसिपल वर्क करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है। A rocket is similar manner, its engine produce gas and expel it downward। मतलब क्या है, इंजन ने क्या करा, गैस बनाया, किस डायरेक्शन में फेंकी, नीचे की तरफ, which in turn exerts an equal and opposite pressure force on the rocket। जो क्या करता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स देता है किसको, रॉकेट को, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। दिस फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपर डायरेक्शन इज लार्जर देन द वेट ऑफ द रॉकेट। और ये इतनी फोर्स दे देता है कि जो रॉकेट का वेट है उसको ओवरकम कर दे, और इस वजह से क्या, तुम्हारा रॉकेट क्या उड़ने लग जाता है। What will happen if the engine of a rocket moving in the space fires in direction of its motion। क्या हो अगर कोई भी जो इंजन है उसको मूव करना चालू कर दे, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रॉकेट मूव कर रहा था। तो exert gases will exert a force in the direction opposite to the direction of motion। मतलब इसने क्या बोला कि मान लो मैंने क्या करा, ये मेरा क्या था, रॉकेट था, ठीक है, ऐसे मान लो रॉकेट की टिप थी बस, ठीक है, और जो इसके इंजन थे पहले, तो जब मैंने इसको उड़ाया था तब तो किस डायरेक्शन में फोर्स कर रहे थे, नीचे की डायरेक्शन में। पर अब मैंने क्या करा, इनको क्या करा, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स देने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब क्या है, धुआं क्या है छोड़ रहे हैं, ये ऐसी इस डायरेक्शन में जो स्मोक है वो छोड़ रहे हैं, जो गैसेज है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, जो गैसेज है ये जब बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, एक अपोजिट फोर्स लगाएगी रॉकेट के ऊपर, किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। तो अगर मेरा रॉकेट क्या था, ऐसे जा रहा था मान लो, इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगी, मेरी इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या आएगा, मेरे रॉकेट की स्पीड स्लो हो जाएगी या तेज हो जाएगी, क्या लगता है। इससे मेरा रॉकेट क्या आएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या है, उल्टी डायरेक्शन में वो लगाई है, इंजन की फोर्स। तो क्या आएगा, इंजन की जो हवा है वो क्या करेगी, मेरे को अपोजिट टू द मोशन में फोर्स लगाने लग जाएगी। अभी तुमने मूवी देखी होगी चंद्रयान है, उसके अंदर यही दिखाया था कि कैसे एक जो स्पेसशिप होता है जब वो स्पेस में चला जाता है तो उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी स्पीड कम करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। वो ऐसे ही करते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो एयर का प्रेशर छोड़ते हैं, या जो गैसेज उसका प्रेशर छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तुम्हारा फोर्स लगने लग जाता है। और उस अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स की वजह से क्या है, तुम्हारा जो रॉकेट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब पता है क्या है, सीधे सीधे इसका मतलब ये समझ लो कि अगर मुझे आगे जाना है, ठीक है, तो मान लो अगर मैंने गैस दिखा दी वाइट से, तो मुझे गैस की डायरेक्शन में छोड़नी पड़ेगी पीछे की डायरेक्शन में। तभी तो, क्योंकि जब मेरा गैस अपोजिट फोर्स लगाएगा मैं तो डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में को जाना है। अगर मेरे को मान लो उल्टा जाना है, ठीक है, तो मुझे गैस किस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, गैस मुझे देनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, गैस में वाइट से दिखा रहा हूँ, गैस मुझे देनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। जिससे क्या आएगा, जो मेरी गैस है वो फोर्स लगाएगी इक्वल एंड अपोजिट किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। अब आई कई वाली बात समझ में, कि मेरे इसमें रॉकेट स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मेरी जो गैस है क्या है, मेरे को रॉकेट जा इस डायरेक्शन में रहा था पिंक वाली में, पर मेरी गैस मैंने किस डायरेक्शन में दी थी, ब्लू वाली की डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, जो अपोजिट फोर्स लगी वो किस में लगी, ये वाला जो पिंक है, जो ये वाला पिंक वाला फोर्स है इसमें लग गई। जिससे क्या हुआ, मैं रॉकेट जा तो सीधा रहा था, पर क्या हुआ, इसमें उल्टी फोर्स लगने लग गई, तो क्या हुआ, रॉकेट रुक गया, या मान लो धीमा हो गया। तो ये भी पॉसिबल होता है, तुम ऐसे करके रॉकेट रोक भी सकते हो। ठीक है। और यही वाला जो सेम प्रिंसिपल है किसमें यूज करा था इन्होंने, विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 3 में गया था, उसके उसमें। अब इसके उन्होंने क्या करा, एक दो एग्जांपल दे रखे है कि है ना, यू हैव लर्नड अबाउट कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हमको पता है कुछ फोर्सेस ऐसी होती है जो कांटेक्ट पे लगते हैं, कुछ फोर्सेस होती है जो मुझे नॉन कांटेक्ट पे लगती है, या कभी भी लग सकती है। जैसे मान लो मेरी नॉर्मल फोर्स थी, वो क्या है,
जब तक मैं सरफेस से टच नहीं करूंगा तब तक मेरी क्या आएगी, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगी। पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, मेरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। वो क्या है, चाहे मैं बॉल कितना मर्जी ऊपर फेंक दूं, कितना मैं सरफेस से दूर फेंक दूं, फिर भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगती रहेगी। तो ये हो गई मेरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो क्या करती है मेरी सिर्फ तभी लगती है जब मेरे क्या हो, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो। और नॉन कांटेक्ट फोर्स मेरी कब लगती है, ये मेरी हमेशा ही लगती है जब चाहे मेरा ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से कांटेक्ट में हो या ना हो, मेरे को से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई मेरी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे मान लो ये जो मैग्नेट की फोर्सेस है, ये कैसी है, नॉन कांटेक्ट, मतलब क्या है, इनके बीच में कोई सरफेस हो ना हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या हमेशा लगती ही है, इक्वल, आपस में अट्रैक्टिंग। तो इस वजह से क्या है, अगर मैंने छोटी सी गाड़ी बनाई और क्या करा, उसको आगे मैग्नेट रख दिया, तो क्या आएगा, वो गाड़ी अपना चल के क्या आएगा, मैग्नेट चिपक जाएगी। भले ही वो दोनों मैग्नेट आपस में कांटेक्ट में ना हो, तब भी उनके बीच में क्या है, कांटेक्ट फोर्स होती है। तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। क्या करना, एक बलून लेना, दो बलून लेना, उसको क्या करना, एक को तो अपने सर पे रगड़ लेना, और दूसरे को क्या करना, ऐसे ही छोड़ देना नॉर्मल, या मान लो दूसरे को सर पे रगड़ लेना, चलो ठीक है। और क्या करना, दोनों को सर पे रगड़ने के बाद एक धागे से किसी दीवार पे बांध देना। मान लो ये है, एक धागे से क्या करना, किसी दीवार पे बांध देना। तो तुम देखोगे कि ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि दोनों दोनों तुमने सर पे रगड़े हैं, तो क्या आएंगे, दोनों सेम चार्ज अटेन कर लेंगे। दोनों का जो चार्ज है वो सेम हो जाएगा। मतलब कि अगर ये मेरा नेगेटिव चार्ज है तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या होएगा मेरा, कि ये दोनों आपस में क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। तो तुम देखोगे दोनों गुब्बारे क्या है, वो सीधे नहीं लटके रहेंगे, वो क्या आएंगे, हल्के से एंगल पे लटकेंगे। मतलब क्या है, मेरा जो गुब्बारा है वो कैसे लटकने लग जाएगा, ऐसे करके हल्के से एंगल के ऊपर। तो ये बात तुम घर पे भी करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट। यहाँ तक कुछ पूछना हो? ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बेसिकली ये समझा दिया कि मेरी जो फोर्सेस है वो हमेशा कैसे लगती है, इक्वल एंड अपोजिट लगती है। या मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लो मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ मुक्का मार के, मैंने मुक्का मारे क्या करा, दीवार पे फोर्स लगाई, तो पक्का दीवार भी मेरे ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये बात तो मेरी धरती पे भी सही होनी चाहिए, कि अगर मान लो मैं कोई फ्रूट है, उसको क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ हवा में, या मान लो किसी फ्रूट को मैं नीचे फेंक रहा हूँ, मान लो ये मेरा, मान लो एप्पल है, बड़ा अजीब सा बना है, और चलो कोई बात नहीं, मान लो ये एप्पल है, ठीक है। ये मान लो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है इसको। तो पक्का ये जो एप्पल है, ये भी तो अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा अपनी तरफ खींचने के लिए इसको, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो हमेशा होनी ही चाहिए। तो मेरे को हमेशा यही क्यों दिखाई देता है कि मेरा एप्पल नीचे गिर रहा है, पर कभी ये दिखाई नहीं देता कि जो मेरी अर्थ है वो ऊपर जा रही है एप्पल की तरफ। तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन एक सिंपल सा है कि अर्थ का क्या, मास बहुत ज्यादा है। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। तो ऐसा नहीं है अर्थ ऊपर नहीं जाती है, अर्थ मान लो कि ऊपर जाती है, बट वो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। मतलब कितनी, मान लो 0.1 है, इंटू 10⁻⁻23, या 10⁻23 मान लो। मतलब क्या है, इसके आगे क्या करो, 23 जीरो लगाओ, उसके बाद वन लगाओ। इतना मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना मीटर चलेगी अर्थ मेरी सेब की तरफ एक सेकेंड के अंदर। बट क्योंकि मेरा जो सेब है उसका मास बहुत कम है अर्थ के मुकाबले, तो क्या करेगी, वो जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब उसकी क्या एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो मुझे आंखों से देखने में क्या दिखाई देता है, कि मेरी जो सेब है वो नीचे गिर रही है। पर असलियत में क्या होता है कि सेब और अर्थ है दोनों क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो सेब नीचे आ रही होती है, पर अर्थ भी हल्की ऊपर जा रही होती है। ठीक है। इसका एक और हो गया, अगर मैंने क्या करा, एक 0.1 kg की बुलेट ली, मतलब मैंने क्या करा, 100 ग्राम की एक वो ली गोली, और 5 किलो की मैंने क्या ली, बंदूक ली। ठीक है। और किससे ली, मैंने 2 न्यूटन के फोर्स से उसको फायर करा मैंने। तो गन तुमने देखी होगी रिकॉइल करती है। रिकॉइल का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लो तुम्हारी ये गन थी, ठीक है, तो अगर मेरी बुलेट आगे जाती है, मतलब मेरी बुलेट अगर ये क्या करती है, ठां करके आगे जाती है,
तो तुमने देखा होगा ये जो गन है ये भी हल्की सी पीछे आते हैं, अगर तुमने कभी यूट्यूब वगैरह पे गन चलाते हुए देखा हो तो किसी को। जो छोटी पिस्टल वाली आती है वो वाली भी या कोई और आती है, देखा है तुम लोगों ने कभी? हाँ, झटका मारते हैं उसको रिकॉइल बोलते हैं हम साइंस में। ठीक है, रिकॉइल दिखा भी देता हूँ दिखता कैसा है तुम्हारा। रिकॉल देखो, ऐसे करके तभी देखो इसने दो हाथ से पकड़ रखा है। पर अगर बाई चांस में रिकॉल नहीं होता तो क्या होता है, ये इसको आराम से एक हाथ से पकड़ सकता था, एक उंगली से भी पकड़ सकता था अगर इसमें रिकॉल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ क्या होता है उस समय आगे की तरफ ही फोर्स लगती, पीछे तो कोई फोर्स लगती ही नहीं, तो सिर्फ गोली आगे निकल के जाती। बट क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ मेरा क्या कहता है कि अगर गोली पे आगे की तरफ फोर्स लगी है तो क्या आएगा, मेरी जो बंदूक है उतनी फोर्स उसके पीछे की तरफ लगेगी, तो इस वजह से क्या है मेरे उसमें रिकॉयल आ जाता है। तो बस हमने क्या करा, गन की एक्सेलरेशन निकाली पहले कि मेरी जो गन है कितनी रिकॉइल से पीछे जाएगी, तो फोर्स कितनी लगे 2 न्यूटन, और गन का मास कितना है 5 kg, तो मेरी गन कितने उससे पीछे जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब मोटा मोटा लगा लो आधा मीटर जाएगी 1 सेकेंड के अंदर पीछे की तरफ, तो आधा मीटर बहुत होता है। ठीक है, जबकि जो मेरी बंदूक की गोली है उसका कितना फोर्स है 2 न्यूटन, पर उसका वजन कितना है 0.1 kg, तो वो कितने स्पीड से जाएगी, वो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब क्या बंदूक इतनी, बंदूक की जो गोली है इतनी तेज जाएगी कि 20 मीटर कवर कर लेगी वो 1 सेकेंड के अंदर। तो क्या है, भले ही इसमें क्या कह सकता हूं मैं, भले ही जो दोनों फोर्सेस है वो बराबर है, बट इन दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो बराबर नहीं है, एक्सेलरेशन आर नॉट इक्वल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों में किस में फर्क है, मास में फर्क है। तो एफ इजिकल टू एम में क्या यहाँ पे भी सेटिस्फाई होता है, इस चीज में भी देख सकता हूँ मैं कि मेरा क्या फोर्स अकेला सिर्फ एक्सेलरेशन में डिपेंड नहीं करता है, वो मास पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए मेरा क्या एफ इजिकल टू एम यहाँ पे वेरीफाई भी होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। अब ये फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमने क्या करा, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिया। ठीक है, तो इन्होंने एक दो टॉपिक बताने रखे, मैं एक टॉपिक पहले एक्स्ट्रा बता दें थोड़ा सा। ठीक है, एक मैं वर्ड बताता हूँ मोमेंटम। मोमेंटम, ये वाला जो वर्ड है ना, तुमने पहले सुना है तुमने ये वाला वर्ड पहले, मोमेंटम कभी? मोमेंटम, ठीक है। अब जो ये मोमेंटम वाला वर्ड है, अगर तुमने सुना हो ना सुना हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कब डिफाइंड होता है, ये मेरा तब डिफाइंड होता है जब मैं किसकी बात कर रहा होता हूँ, वेलोसिटी की। मतलब क्या, मुझे क्या चाहिए होता है किसी चीज का मोमेंटम निकालने के लिए, जब मुझे वेलोसिटी पता हो तब मैं क्या निकाल सकता हूँ, उस चीज का मोमेंटम निकाल सकता हूँ। और इसमें एक और कंडीशन होती है क्या, मेरी जो एक्सलरेशन है वो मोस्टली केस में किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। बट ऐसे नहीं हर केस में ही, कुछ केस में क्या हो सकता है, एक्सलरेशन पॉसिबल है, मतलब 0 या और नॉट 0, दोनों चीजें पॉसिबल है। बट ये मेरा यूज किस में होता है, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को मैं दिखाता हूँ किसमें, पी से। इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, और ये मेरा टेक्निकली क्या बोलता है कि जिस चीज की मास ज्यादा होगी उसकी क्या मोमेंटम ज्यादा होगी है, और जिस चीज की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस चीज की भी क्या ज्यादा होगी, मोमेंटम ज्यादा होगी। समझ आया? और इसलिए जो मेरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एक और डेफिनेशन आती है, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या है, कितनी जल्दी मेरा मोमेंटम चेंज हुआ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये मुझे किसके बराबर देता है हमेशा, गिव्स क्या, गिव्स फोर्स अप्लाई ऑन दी ऑब्जेक्ट। समझ आया? ये मेरी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन होती है न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो अभी तक तो बस हमने क्या पढ़ा था, एफ इजिकल्स टू एम में होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। बट अब इसमें क्या है, एक और डेफिनेशन आ गई कि एफ इजिकल्स टू एम में सही बात है कि वो फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, बट बाई चांस अगर वो तुमको वेलोसिटी दे दे तो तुम वेलोसिटी से भी फोर्स निकाल सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम वेलोसिटी से फोर्स नहीं निकाल सकते, वेलोसिटी से भी तुम उसकी फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसी को ही लिखने का दूसरा तरीका है।
मोमेंटम होता है मेरा m इंटू वी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया मेरा, फोर्स का फॉर्मूला आ गया मेरा, ठीक है। मान लो पहले मेरा मोमेंटम था मेरा मास था m1, वेलोसिटी थी v1, ठीक है। अब मैं ज्यादातर केस में क्या लेके चलता हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है पर मेरा जो मास है वो सेम है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया mv1, ठीक है, माइनस मैंने बोल दिया इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी u1, ठीक है, अपॉन में मेरा टाइम में चेंज कितना आया। माने शुरुआत में मैंने देखा था t सेकंड पे, ठीक है, और उसके पहले कितने पे था, ये 0 सेकंड पे था, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर खोलूंगा इस चीज को, तो एम एम दोनों में है तो एम कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरा, एक तो v1 बचेगा, v1 माइनस u1, माइनस u1 अपॉन में क्या बचेगा मेरा, t माइनस 0 है तो क्या बचेगा, t बचेगा। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है मेरा, क्या मेरा यही एक्सलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है मेरा एक्सलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये होता है मेरा एक्सलरेशन। बताओ, यही होता है क्या मेरा एक्सलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या करा है, जो मेरी ये वाली डेफिनेशन थी दूसरी वाली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ये भी सही बैठती है मेरे किसके लिए, एफ इजिकल्स टू एम में डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो चाहे जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है वो लिख दो, या ये वाली डेफिनेशन लिख दो, एक ही बात है, इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वो तुम अपने टीचर से पूछ लेना कि तुम्हारी टीचर कौन से एक्सेप्ट करेगी, वरना इसकी डेफिनेशन ये भी होती है। और मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। फिर एक टॉपिक और कम है, उसको मैं नाम दे देता हूँ, उससे क्या है तुम्हारे को डायग्राम बनाने आ जाएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होता है मेरा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ या जिस भी चीज के ऊपर सारी फोर्सेस लग रही है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि बार बार तो मैं पूरी ड्राइंग बना नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ उसको क्या बना देता हूँ, डॉट जैसा बना देता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ जितनी भी उसके फोर्सेस लग रही है उसको लिख देता हूँ उसके ऊपर लाइन में। अभी समझ नहीं आएगी मेरी बात, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा डब्बा है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा खड़ा है यहाँ पीछे, वो क्या कर रहा है, इस डब्बे को अपने हाथों से धक्का मार रहा है, सही सही, ठीक है। मान लो ये बंदा क्या कर रहा है, अपने हाथों से इस डब्बे को धक्का मार रहा है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दीवार है जो क्या कर रही है, इस डब्बे को रोक रही है, तब भी ये क्या कर रहा है, इसको धक्का मारे जा रहा है आगे की तरफ, पर जो दीवारें क्या कर रही है, इसको रोक रही है, ठीक है, मान लो। और जो ये सरफेस है एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ सी है, ये उबड़ खाबड़ सी है, मतलब क्या, इस पे क्या लग रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। फ्रिक्शन फोर्स को मैं दिखाता हूँ स्मॉल एफ से हमेशा, स्मॉल एफ, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो क्या ये सब फोर्सेस हो गई, ऐसी जो मेरा ये बंदा है ये भी क्योंकि चल रहा है तो उसके पैर पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, ठीक है। और ये धक्का मार रहा है डब्बे के ऊपर, तो डब्बा भी क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। चलो ठीक है, मैं ग्रीन वाले ये वाले हटा देता हूँ, पहले इस वाले पे ध्यान देते हैं। तो अब मुझे क्या है, मान लो किसी ने बोल दिया कि डब्बे के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, मुझे ये बताओ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पता क्या बनता है, जिस भी चीज को मैं ऑब्जर्व करना है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ डब्बा ऑब्जर्व करना है, मैं उसको कैसे देख लेता हूँ, मान लो मैंने उसको ए नाम दे दिया डब्बे को, तो मैं क्या करूंगा, बस एक डॉट बनाऊंगा, ठीक है, और इस डॉट का नाम क्या कर दूंगा, ए कर दूंगा, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या, जितनी भी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, ठीक है, वो मैं क्या करूंगा, एक साथ बना दूंगा। तो एक फोर्स तो कौन सी है मेरी, ये वाली, जो ये पर्सन लगा रहा है। तो एक फोर्स तो कौन सी होगी मेरी, जो ये पर्सन लगा रहा है, ठीक है।
एक फोर्स कौन सी हो गई मेरी, जो ये दीवार है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है जो दीवार मेरी, ठीक है। और एक फोर्स कौन सी हो गई, जो ये फ्रिक्शन लगा रहा है मेरी। अब फ्रिक्शन जो मेरी फोर्स है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लग रही है, पीछे की डायरेक्शन में। तो ये नहीं है मैं उसको वैसे करके पैर में बना दूंगा, वो पीछे की डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि मैं एरो या तो ऐसे बना दूं, ठीक है, या मेरे से पिंक वाले इसके ऊपर ही क्या करूं, इसी को टच कराते एक और एरो बना दूं। तो कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा फोर्सेस होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एक सर्कल लेने की जगह क्या करते हैं, छोटा सा बॉक्स बना देते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। और इसको भी नाम मैंने क्या दिया, ए दे दिया, ठीक है। तो एक फोर्स तो हो गई ये वाली जो पर्सन लगा रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल फोर्स हो गई ये वाली जो दीवार लगा रही है, ठीक है। एक हो गई मेरी फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, जो क्या कर रही है, फ्रिक्शन लगा रही है। और सोचो ये सरफेस के ऊपर है, तो एक जमीन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, तो एक नॉर्मल फोर्स कौन सी होगी, जो जमीन लगा रही है, तो वो किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन। इसमें से निकाल ले, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे फ्रिक्शन फोर्सेस। अब ये क्या बनाया मैंने, ये जो मेरा ए वाला डब्बा है, इसका मैंने बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं इस बंदे को देख रहा हूँ या मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, मैं किसी भी चीज को देख रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए बस फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इतना। तो जितना भी मेरे को फोर्सेस वगैरह चाहिए या जितनी मेरे को चीजें एनालाइज करनी है, वो मेरे को इस डब्बे के ऊपर करनी है। और मेरे पास क्या डब्बे के ऊपर सारी फोर्सेस लिखी हुई है, तो मैं फाइनली उसका आंसर लिख पाऊंगा कि अगर मेरे को उसने बोल दिया नेट फोर्स कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनको आपस में प्लस माइनस कर दूंगा। उसने मेरे को बोल दिया कि मेरे को बताओ टोटल फोर्सेस कितनी लग रही है, तो मैं बोल दूंगा एक दो तीन चार, चार फोर्सेस लग रही है। तो सारी कैलकुलेशन क्या है, मैं सिर्फ एक डायग्राम से कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझ आई। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है मेरा, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो फ्री बॉडी डायग्राम का, क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बट ये काफी जरूरी होता है, अगर तुम्हारे को मान लो दो तीन ऑब्जेक्ट एक साथ दे दिए जो अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम्हें एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि कैसे लग रही है फोर्सेस। अब जैसे मान लो ये जो बंदा है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करा, मान लो डॉट बनाया, ठीक है। एक तो क्या है, डब्बा इस पे क्या लगा रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो डब्बे ने क्या लगाया, इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो बंदा है मेरा, ये जो बंदा है, इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है क्योंकि चल रहा है ये। तो एक क्या हो गई, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स हो गई। फिर क्या है, इसका कुछ वजन भी होगा, तो नीचे की तरफ मैं वेट लगा रहा होगा। तो क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ना वजन भी लगा रहा है। और क्योंकि ये दोनों पैरों पे खड़ा है, तो क्या है, जमीन इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। तो जमीन क्या है, इस पे नॉर्मल फोर्स लगा दी, यहाँ पे भी शायद मेरी वाली फोर्स रह गई थी। जो मेरा वेट है ब्लॉक का, वो क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो एक फोर्स ही रह गई थी, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकता हूँ, मैंने इस बंदे को क्या कर दिया, इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया मैंने। तो जब भी मुझे इस बंदे के बारे में कुछ भी जानना होगा, मैं क्या करूंगा, इसको नहीं देखूंगा अब, मैं जो नीचे ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इसको देखूंगा और इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। आएगा समझ में फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। अब तो बस तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है। तो मैं लास्ट के टॉपिक है वो करा देता हूँ। मोमेंटम का स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ले लो, ये जो मोमेंटम वाला पार्ट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बताया, जब मेरे को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लग रही होती है, कंसीडर टू बॉक्सेस ऑफ मास, क्या है, एक M1 और एक M2 है। मतलब इस डब्बे का मास कितना है, M2, ठीक है। और इस डब्बे का मास कितना है, M1, ठीक है। और किस पे हमने प्लेस करा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। अभी कुछ वर्डिंग है, ये ध्यान रखना। फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब क्या होता है, जो जमीन है मेरी, उस पे क्या है, चिकनी है एकदम, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो ऑल दो फ्रिक्शन लेस सरफेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर फिजिक्स की भाषा में बोल सकते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करती होगी, है। और क्या है, सरफेस है हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि सीधी है, लेटी हुई है ऐसे करके। कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और किससे कनेक्ट करी है इन्होंने, स्ट्रिंग से, मतलब एक रस्सी से कनेक्ट कर रखी है।
अब फोर्स F पुल्स ब्लॉक वन टू द राइट, और जो F फोर्स है वो क्या करती है, इस ब्लॉक वन से बंधी हुई है और किस डायरेक्शन से खींच रही है, राइट डायरेक्शन में। बॉक्स वन अप्लाइज अ फोर्स ऑन ब्लॉक टू, और क्योंकि बॉक्स वन और बॉक्स टू आपस में बंधे हुए हैं तो बॉक्स वन क्या करता है, बॉक्स टू के ऊपर एक फोर्स लगा देता है। अब फोर्स F pulls box 1 to the right. Box 1 applies a force on box 2. By Newton's third law, box 2 applies an equal and opposite force via the string on box 1. तो मैं क्या कह सकता हूँ, न्यूटन के लॉ से कि जो मेरा बॉक्स 2 है वो भी क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा बॉक्स 1 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरा जो बॉक्स 1 है उसके उसमें क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है फोर्सेस का। ठीक है, अब चलो इस वाले बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं बॉक्स 1 का। तो बॉक्स 1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये मैंने डॉट बनाया, इसका नंबरिंग क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। तो एक तो इस पे क्या लग रही है, एफ फोर्स लग रही है, तो ये क्या हो गई, एफ फोर्स। ठीक है, और दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, ये जो टी फोर्स है पीछे की तरफ। टी इसने क्या बोला, जो मेरी स्ट्रिंग में टेंशन होगी उसको इसने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। तो मेरे इसका क्या बना, बॉक्स का दो ऐसे बने फोर्सेस। अब जो मेरा ये वाला बॉक्स है बॉक्स 2, इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, इसका क्या ग्रीन कलर है। ठीक है, और ये मेरा कौन सा बॉक्स है, सेकंड वाला बॉक्स है। इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, और वो कौन सी लग रही है, बाहर की तरफ, और वो कौन सी फोर्स है, टी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। तो अगर तुमको क्या लाइन में तीन चार ऐसे बॉक्सेस दे दे तो तुम क्या करना, उनका साइड में फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो ऐसे करके, ताकि तुम सारी फोर्सेस एक साथ एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो इस वाले केस में तुमको क्या लगता है, एक्सेलरेशन आएगी कुछ ना कुछ। जब तुम डब्बा खींचोगे और जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है डब्बे को रोकने के लिए, तो मेरे डब्बा को खींचेंगे आगे की तरफ, और खींचेंगे तो कहीं कुछ एक्सेलरेशन आएगी, क्या लगता है। लगता है कि एक्सेलरेशन आएगी क्या कुछ, आएगी एक्सेलरेशन। तो मेरी एक्सेलरेशन आएगी तो मैं क्या बोल दूंगा इसको, मैं ऐसे मान लूंगा कि जो मेरा बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है ये असलियत में क्या है, एक बड़ा बॉक्स है। ठीक है, और इसके बड़े बॉक्स का मास कितना हो जाएगा, m1 + m2। और मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास होता है। तो फोर्स कितनी लगाई है मैंने, एफ फोर्स लगाई है, और मैंने कितने बड़े ब्लॉक पे लगाई है, मैंने F1 + F2 या m1 + m2 वाले बॉक्स पे लगाई है। तो मास कितना हो गया, m1 + m2। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस वाले केस में मेरी जो एक्सेलरेशन बनेगी उसका फॉर्मूला बनेगा मेरा a इज इक्वल्स टू, उसका मेरा फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल्स टू F/m1 + m2। ठीक है, ऐसे अगर माना तुम्हारे चार बॉक्स लगा देता वो लाइन में, तो क्या हो जाता है, m1 + m2 + m3 + m4, तो वो हो जाता। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। ठीक है, तो मेरी साइड से तुम्हारा चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, तुम ये वाले जो क्वेश्चंस है जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना, और कोई ना समझ आया तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तब कोई भी डाउट है तो पूछो।